नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। नए कानून का स्वागत। अब जो नया कानून है वो भारतीय न्याय संहिता है। अब ये भारतीय न्याय संहिता जो है निश्चित रूप से पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की 25 दिसंबर को मंजूरी के बाद ये 1 जुलाई से लागू हुई है। और इसको लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही है कि 170 साल पहले अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो बदला गया है। अभी हम कहते थे ऐसे बातचीत में कि इसने 302 का अपराध किया है, ये हत्या का अपराधी है। अब हमको कहना पड़ेगा ये 101 हो गया है। धारा 101 में ये तब्दील हो गई है। धारा 420, हम 420 शब्द जो है श्रीमान 420 फिल्म भी बनी थी हमारे यहाँ, और 420 जो है चोरी चकारी या चीटिंग करने का एक पर्याय था, अब वो 318 हो गई है। रेप की धारा जो है वो 375 की जगह 63 हो गई है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें तब्दीली हुई है। तो राजधानी रायपुर में नए कानून को लागू करने का उत्सव सभी थानों में मनाया गया। टिकरापारा थाना में मंत्री टंकराम वर्मा, एसएसपी संतोष सिंह और जनप्रतिनिधि और आम जनता ने नए कानून के उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भागीदारी दी। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नए कानून लागू होने से लोगों को जल्दी न्याय मिल जाएगा। देश में आपराधिक न्याय के लिए एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। नए कानून को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नए कानून को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने हाल के दिनों में अपराध का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाजपा की जब से सरकार बनी है तब से कोई ना कोई दिन जो है आपराधिक घटना घटित हो रही है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जानते हैं कि इस बारे में राजनेता अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, आज 1 जुलाई 2024 को जो नए कानून आया है, पुराने बदलाव हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं कि नए कानून आने से, नए टेक्नोलॉजी के आने से समय की बचत होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे, निर्धारित समय में काम होंगे और पीड़ित पक्ष जो है कहीं भी अपना एफआईआर करा लेंगे, उसमें सीमा विवाद वाली बात नहीं रहेगी। और जो पुराने कानून थे, नियम थे आईपीसी और सीआरपीसी की, उसमें भी बहुत बदलाव किए गए हैं आज के आवश्यकता के अनुरूप। और जो पुराने शब्द थे अंग्रेज जमानों का, उस शब्द को विलोपित करके अपने भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से नए उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रदेश में आपराधिक स्थिति पूरे चरम पर है। सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है और नए कानून व्यवस्था की बात करती है, तो निश्चित रूप से न्याय तब होगा जब अपराधी पकड़े जाए, अपराधी पे नियंत्रण हो। सरकार में अपराध रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। चरम पर पूरे अपराधी, पूरे कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। तो नए कानून व्यवस्था लाने से कौन सा चमत्कार करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो एक तरफ नए कानून का स्वागत हो रहा है और दूसरी तरफ उस पर कांग्रेस और बहुत सारे संगठन जो है और बड़े वकील भी सवाल उठा रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस की ओर से अनिल सिंह चौहान है, उनका मैं स्वागत करता हूं। बीजेपी की ओर से किरण बघेल जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी के सिकंदर मेरे साथ स्टूडियो में हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अनिल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नए कानून हैं, हम लोग बहुत सालों से ये बात कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। हम कहते हैं कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा प्रणाली थी और लाल मेकाले ही वो आदमी थे जिन्होंने इस कानून बनाने में एक रोल प्ले भी किया था। पर ये कानून अलग अलग समय में लागू रहे और सरकार को लगा कि नहीं, भारत के अपने कानून होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पुराने कानून से उठाई है, कुछ नई चीज़ें की है, कुछ समय के अनुसार तब्दीली भी की है। पर ये हम ये देख रहे हैं कि कानून कुछ भी बने, हमारे देश में बहुत सारे कानून बने, ऐसा नहीं कि कानून नहीं बने। जो अंग्रेज बना गए थे उसके बाद भी बहुत सारे कानून बने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो समाज बदल रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। और कोई भी सरकार रही हो, सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, पर जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी होती है, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है,
तो हम ये देखते हैं कि किसी भी थाने में जाके एफआईआर लिखाना इतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों में हम रोज देखते हैं साइबर क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा है और जगह जगह साइबर सेल हैं। बावजूद इसके किसी की सरकार रही हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी की कांग्रेस की, जो सिस्टम है उसमें एक आम आदमी को पहुँच कर काम कराना उसके लिए कठिन होता है। हमारे यहाँ अमेरिका जैसा नहीं है या विदेशों जैसा कि बच्चे को बचपन में ये बताया जाए कि तुमको कोई भी तकलीफ हो तो तुम पुलिस को नंबर डायल करना, पुलिस तुम्हारी दोस्त है, पुलिस आएगी, वो तुमसे बात करेगी, तो बच्चा भय मुक्त रहता है। हमारे यहाँ तो ऐसे रूटीन में यदि आपका कोई मित्र पुलिस वाला आ जाए तो आस पड़ोस के लोग पूछने लगते हैं कि भाई आपके यहाँ पुलिस क्यों आई थी। तो ये अलग अलग छवियाँ हैं। ऐसा नहीं कि छवि को तोड़ने के लिए पुलिस ने प्रयास नहीं किए। पुलिस मित्र योजना चली, पुलिस बहुत सारे कार्यक्रम करती है, बहुत सारे पुलिस वाले बढ़ चढ़ के मदद भी करते हैं, कई बार जान की जोखिम भी लगाते हैं। बावजूद इसके अभी हमको लगता है कि थाने में जाने से लोगों को थोड़ा डर लगता है, या पुलिस वाले उसके पास आते हैं तो लोग डरते हैं। हम कानून में तब्दीली कर रहे हैं, उसका नाम हम बदल दे रहे हैं, पर क्या अगर मानसिकता नहीं बदली या कार्य पद्धति नहीं बदली तो क्या ये कानून कारगर होंगे, और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए सुभाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर 2023 में जब ये नए कानून लागू करने की बात आई और जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा काला दिन ये था कि लगभग 150 सांसदों के निलंबन के बाद ये इतने अहम कानून पास करने का काम सरकार ने किया। ये सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती थी, लोकतंत्र का इतना बड़ा दमन। जब इस तरह के कानून हो तो देखिए क्या होता है सुभाष जी, हमारे यहाँ कहते हैं कि 4 जन से पूछ करवे तो चिक्कन हो है, माने काम अच्छा होगा अगर 4 लोगों की सहमति लेके की जाए। तो डेमोक्रेसी में तो 4 लोगों का सुझाव, 4 लोगों की बातें लेनी ही चाहिए। दूसरी बात देखिए, इस कानून में कहीं ना कहीं नाम बदला है, लगभग प्रोसीडिंग वही है, वही प्रक्रिया है। धाराओं के बदल जाने से या कानून की किताब का नाम बदल जाने से मैं नहीं समझता बहुत बड़ी तब्दीली होगी। इस मामले में मैं आपसे 100% सहमत हूं कि जो एजेंसीज हैं जो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं, वो इन एजेंसीज में बहुत सुधार की जरूरत है। उनको कहीं ना कहीं जनता से विश्वास जीतने की जरूरत है। आज जब बस्तर क्षेत्र में फर्जी इनकाउंटर की बात आती है तो सरकार को सबसे पहले जांच एजेंसी का गठन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि पारदर्शिता हो, उन एजेंसीज, पुलिस और फोर्सेस पर जनता का विश्वास हो और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोगों का भरोसा रहे कि अगर पुलिस या सरकार के लोग भी हमारे साथ दमन या अत्याचार करते हैं तो जांच होगी और कार्रवाई होगी। जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सरकार में बैठे लोग सरकारी एजेंसीज को नहीं बचाएंगे, तब जनता का विश्वास सरकार पर होगा। इसको सभी राजनीतिक दलों को अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि इन कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। मेरा ये मानना है देखिए कि जितना मैं अपने वकालत के फील्ड से भी जितना समझता हूं, इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है और ये सिर्फ क्रिमिनल प्रक्रिया के लिए बदलाव हुए हैं। सिविल केसेस में तो कोई बदलाव है नहीं, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी को मतलब बदला गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है सीआरपीसी के बदले में। तो देखिए एविडेंस एक्ट बदला गया है। तो इनमें सिर्फ धाराओं का हेरफेर और नाम बदलने का काम हुआ है, अगर मोस्टली आप देखें। दूसरी बात देखिए आप, इसमें जो समय सीमा तय की गई है कि महिला जज ही सुनेंगी और इस तरह की बात आई है कि महिला अधिकारी ही जांच करेंगी और एक समय सीमा तय हो गई कितने दिनों में ही ट्रायल होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए केंद्र सरकार को पहले कि क्या हमारे पास उतनी बड़ी मात्रा में महिला जजेस हैं, क्या हमने उतनी न्यायालयों का गठन कर लिया है, क्या हमारी एजेंसी उतने दिनों में निष्पक्ष जांच कर लेंगी और क्या उस निष्पक्ष जांच के बाद गवाहों को और साक्ष्यों को उतने दिन में ट्रायल किया जा सकता है और उतने दिन में सजा सुनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मेरा यह मानना है सुभाष जी कि इन संसाधनों को संपुष्ट करना होगा, इन एजेंसीज को संपुष्ट करना होगा, उनको हाईटेक बनाना होगा, न्यायालयों को हाईटेक बनाना होगा, नए न्यायालयों का गठन करना पड़ेगा। ये सब सुनिश्चित करने के बाद इन कानूनों को लागू करना था, तब जाके जनता को सही न्याय मिलता। अब कहीं ना कहीं अदालतों पर बोझ बढ़ेगा, उनको टारगेट फिक्स रहेगा कि आपको इतने दिनों में ही सुनवाई करनी है। तो यहां बड़ी चिंता का विषय जो है सुभाष जी, कई कानूनविद जो हमसे सीनियर लॉयर्स भी, उनसे भी हमारी बात होती है, कई कानूनविद न्याय की गुणवत्ता को लेकर भी चिंतित हैं कि आप समय सीमा तो बांध रहे हैं लेकिन संसाधन नहीं दे रहे हैं। आप गवाहों और साक्ष्यों को कैसे उपस्थित कराया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, नए न्यायालयों का गठन होगा कि नहीं,
इन चीजों पर कहीं ना कहीं सरकार नहीं गई और सीधे सीधे कानून लागू करने का काम किया गया। तो देखिए, ये मोदी सरकार, चूंकि चुनाव सामने थे, हम ब्रिटिश टाइम के कानून बदल रहे हैं, ये श्रेय लेने के लिए, चाहे एक छोटा सा धार्मिक उन्माद का विषय राम मंदिर का आप देख लीजिए कैसे धार्मिक उन्माद का विषय बनाया गया, आज छत टपकने लगी, चाहे ये कानून हो, इनमें मेरा ये मानना है बहुत धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, सभी दलों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए और पूरी तरह से संपुष्ट संसाधनों के बाद ऐसे कानूनों को लागू करना चाहिए ताकि कहीं भी एजेंसी, न्यायालय, इन सब का बैलेंस बना रहे, एक संतुलन बनाकर हम काम करेंगे, तब लोकतंत्र संपुष्ट होगा, तब जनता का विश्वास सरकार पर, न्यायालयों पर और कानून पर बढ़ेगा। ये बहुत आवश्यक है सुभाष जी। ठीक है अनिल जी, बहुत सारे सवाल आपने उठाए। चूंकि आज मैं अपनी सुभाष की बात, जो मेरा एक प्रोग्राम है उसको थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था, तो मैंने चूंकि इसको बहुत बारीकी से देखा भी, तो बहुत सारे वकीलों ने भी इस पर सवाल उठाए, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार जब कोई चीज़ करनी होती है तो आप ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, जो कहावत है हमारे यहाँ, तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सब चीज़ें अनुकूल होंगी तो कभी अनुकूल नहीं होती। अब चूंकि ये कानून लागू किया गया है तो हो सकता है कि जब इसकी खामियां सामने आए, व्यवहारिक कठिनाई सामने आए, जैसे आपने कहा कि महिला जज, अब महिला जज तो भर्ती करना शासन का काम है, तो ये शासन देखेगा। अब ये कहा गया है कि इसमें कि जो EFIR हो जाएगी, तो EFIR कहीं से भी कोई थाने वाले, अभी तो हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो लोग उसको इसलिए उठाने नहीं जाते कि ये मेरे थाने क्षेत्र का नहीं है, ये मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। तो इसमें आम जनता के लिए भी बहुत सारी राहत तो मुझे दिखती है। किरण जी, मैं चाहूँगा कि ये कानून को लेकर आप किस तरह से, चूंकि ये जनता के लिए आपने लेके आए हैं और आज से लागू हो गया है, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? सुभाष जी, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है जो कानूनी प्रक्रिया है या कानूनी जो भी संहिता बनी थी, उसको भारतीय रूप में ढालने का काम हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किया है। बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो कि दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता की तरफ उन्मुख किया जा रहा है। सुभाष जी, अभी आप कह रहे थे कि आज भी एक पुलिस यूनिफॉर्म को, या अगर पुलिस आती तो एक भय का माहौल रहता है, जिसका सीधा सीधा कारण है कि कहीं ना कहीं एक आम जनता के मन में पुलिस को लेकर दंड, या तो उनके द्वारा दिए गए गिरफ्तारी या उनके द्वारा किए गए और टॉर्चर को लेकर लोग के मन में इतना भय है कि पुलिस को एक अपने दोस्त के रूप में आज भी एक आम जनता के बीच में या बच्चों के बीच में ये हम मानसिकता नहीं ला पाए। इसका यही एकमात्र कारण है दंड। जब हम इसे न्याय संहिता से जोड़ते हैं या न्याय की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक आम जनता के बीच में पुलिस के लिए उनकी मानसिकता बदलती है। और अभी अनिल भाई साहब कह रहे थे कि मामूली चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस कानून की बात करें तो पहले जो कानून बनते थे उसमें महिलाओं, बच्चों और जानवरों को बहुत पीछे की सीट पे रखा जाता था, जबकि ये जो कानून लाया गया है उसके केंद्र बिंदु है महिलाएं, बच्चे और जानवर, जिनको हमेशा से पिछड़े रो पे रखा जाता था। तो ये अभी वुमेन और बच्चों के सेंट्रिक लॉ बने गए हैं, जिसमें पीड़िता महिला और बच्चों को त्वरित निर्णय लिया जाएगा, उनको बहुत जल्दी न्याय मिलेगी। 0 FIR की बात करें तो पहले किस जगह पे FIR लोड होनी है, ये सब प्रॉब्लम्स आती थी, तो 0 FIR दर्ज की जा रही है। EFIR की बात की जा रही है, टेलीफोन और ईमेल के माध्यम से FIR दर्ज होंगे और लिमिट समय पे इनको न्याय मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा निर्णय है हमारी सरकार के द्वारा, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कह सकते। और अनिल जी कह रहे थे कि छोटे मोटे बदलाव किए गए, तो भाई साहब ये छोटे मोटे नहीं, हजारों साल से अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कानून में अभी तक किसी ने चेंजेस लाने के, अमेंडमेंट लाने की सोचा तक नहीं। महिलाओं बच्चों को किसी ने सोचा ही नहीं। ये हमारी सरकार है जो बच्चों और महिलाओं के सेंट्रिक लॉ के बारे में बात करती है, त्वरित निर्णय की बात करती है, उनके जल्द से जल्द न्याय मिलने की बात करती है। तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य है बात हमारे भाजपा सरकार के द्वारा। और जो बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं कि आप साइबर क्राइम की बात करें, उसमें भी बहुत सारे कानूनी प्रावधान लाए गए हैं और बहुत सारे अपराधों को इन IPC और भारतीय न्याय संहिता और CRPC जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी लाया गया है। बहुत सारे नए अपराधों को जोड़ा गया, तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य बात है। और सारे विपक्ष को मुझे लगता है दलगत राजनीति से उठकर इस नए न्याय संहिता का स्वागत करना चाहिए और दिल से स्वीकार करना चाहिए। और हो सकता है व्यवहारिक रूप में इसमें कुछ
व्याख्यान आए, ऑब्स्टिकल्स आए, तो मुझे लगता है समय के हिसाब से, समय के साथ साथ इस पे चेंजेस ला सकेंगे या कुछ बदलाव कानूनी प्रक्रिया में या इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको समय के साथ ठीक किया जा सकता है। ठीक है किरण जी, आप ठीक कह रही थी। भारतीय न्याय संहिता कानून जो कि आईपीसी के 22 प्रावधानों को इसमें निरस्त किया गया है और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें कुल जो है 223 में कुल 356 धाराएं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 170 साल पुराना जो ये अंग्रेज़ों का बनाया इंडियन पिनल कोड था, इसमें अब जो है आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, जिसको BNS कहेंगे, ये लागू हुई है। सिकंदर, जैसे कि अभी ये दोनों हमारे साथी बात कर रहे थे, हम इसके दोनों पक्ष में बात करेंगे क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है। अभी जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि महिलाओं बच्चों को लेकर, मुझे याद है कि ह्यूमन राइट कमीशन जब मानव अधिकार आयोग बना उसके बाद लगा कि अकेला मानव अधिकार आयोग नहीं है, तो महिला आयोग बना। महिला आयोग के बाद बाल संरक्षण आयोग बना, फिर उसके बाद SC/ST आयोग बना, आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग बना और सबको जो है अर्ध न्यायिक ताकतें दी गई और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। पर अभी हम देखते हैं कि जितने हमारे देश में आयोग बने वो उस तरह से कारगर नहीं हुए जैसा होना चाहिए था। उसमें जो प्रभावी उनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी, उपभोक्ता फोरम बना, जाने हमको, मैं अगर याद करूं तो बहुत सारी चीज़ें बनी अलग अलग वर्ग के लिए, पर वो जिस तरह से प्रभावी होनी थी वो नहीं बनी। तो अभी ये जो कानून आए हैं नए, ये क्या कितने प्रभावी होंगे और इससे क्या जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है उनके व्यवहार में भी बदलाव आएगा और क्या आम नागरिकों को इससे लगेगा कि वाह, हम जाके बहुत आसानी से, या अभी इस पर बहुत सारी वर्कशॉप करने की ज़रूरत है। पुलिस ने जिस तरह आज कार्यक्रम किया और उत्सव मनाया, उस तरह लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, या सिर्फ इनको वकीलों के भरोसे न्यायालय तक और जिन्होंने अपराध किया उन तक छोड़ देना उचित होगा? किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह है बदलाव। तो बदलाव सबसे पहले नाम का हुआ है और नाम के बदलाव का असर जो है उसकी परिभाषा पर पड़ता है, उसकी कार्यशैली पर पड़ता है, उसकी व्यवस्था पर पड़ता है। जिन लोगों ने पुरानी फिल्में देखी हैं उन्हें याद होगा कि जेलों का नाम होता था यातना गृह और आज आज़ादी के बाद हमारे जेलों का नाम है बंदी सुधार गृह। तो जेल की जो परिभाषा बदली यातना गृह से, वो बन गया बंदी सुधार गृह। अब जेल में कैदी जो जाता है वो यातना नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में तो लोग हत्या करके और कहते हैं कोई बात नहीं 6 महीना जेल काट लेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यातना गृह था तो 6 दिन जेल काटने को तैयार नहीं थे। तो परिभाषाएं जब बदलती हैं तो उसके अनुसार अर्थ भी बदलते हैं और व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। ये नई कानून व्यवस्था में अब दंड संहिता की जगह न्याय संहिता की बात हुई है। अब यहाँ केवल दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि न्याय किया जाएगा। इस कानून से पहला मामला तो ये निकल कर सामने आता है। दूसरी जो बात है वो है कि कई ऐसे कानून थे जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के दमन के लिए बनाए थे और जो अभी भी हमारी व्यवस्था में चल रहे थे, लेकिन परिवर्तन समाज का सतत नियम है। जिस दिन परिवर्तन रुक जाएगा तो वैसे ही स्थिति होगी जैसे कोई बहती हुई नदी रुक जाए और धारा का प्रवाह रुक जाए तो उसमें गंदगी फैल जाती है। तो लंबे समय से दूसरी बात है कि समाज में जो बदलाव, समाज के तौर तरीके में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, देश की व्यवस्था में बदलाव, अर्थव्यवस्था में बदलाव, सरकार में बदलाव, विचारधारा में बदलाव, इन सारी बदलाव के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कानून में भी बदलाव की ज़रूरत थी। कई ऐसे कानून सामने आ गए थे, कई ऐसी व्यवस्थाएं सामने आ गई थी जो पुराने कानून की धारा के आधार पर चल रहे थे, उनके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे लगता है कि नई व्यवस्था जो इसके अंदर की गई है, 2 चीज़ें की गई, बदलाव किए गए हैं। पहले तो वैसे कानून हटाए गए हैं जिनका उपयोग आज के तारीख में नहीं है और ऐसे कानून जोड़े गए हैं, व्यवस्थाएं धारा जोड़ी गई हैं जिनको आज नए अपराध के रूप में देखा जा रहा है। सिकंदर, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। अनिल जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, चूँकि
इसमें एक दो तरह के प्रावधान किए गए कि आज के पहले के जितने प्रकरण हैं न्यायालय में वो पिछले कानून से चलेंगे, और आज के बाद के जो प्रकरण है, छत्तीसगढ़ में कवर्धा में पहला प्रकरण भी दर्ज हो गया, तो आज के बाद के नए चलेंगे। तो इसमें एक तो न्यायालयों में ऑलरेडी बहुत प्रकरण लंबित हैं, दूसरा बहुत सारी छुट्टियां भी होती हैं, बहुत सारे जजों की भी कमी है, तो पेशी भी बढ़ती है। तो ये जो डबल व्यवस्था होगी, इसको किस तरह से आपको लगता है कि न्यायालय में इसको निपटा जाएगा, या और बहुत डिले तो नहीं होगा? देखिए सुभाष जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कानून बनता है, ये विधि का स्थापित सिद्धांत है, वो उस तारीख से जब वो कानून लागू होता है उस तारीख से लागू होता है। उसके पहले किसी भी अपराध या किसी भी प्रकार के केसेस में वो कानून लागू नहीं होता है, तो वो स्थापित सिद्धांत है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें इतने चेंजेस नहीं है कि कोई अव्यवहारिक रूप से कोई दिक्कत आए। मुझे ये समझ में आता है, जितना मैंने इसको भी पढ़ा है, कि बहुत आराम से पुराने मामलों को और नए मामलों को डील किया जा सकता है, और न्यायालय भी डील कर लेंगे। समस्या इस बात की है कि आपके इस पूरे स्वस्थ डिबेट में एक बात आई कि अंग्रेजों के समय का कानून, क्या इसमें समय समय पर सरकारों ने संशोधन नहीं किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देशों और आदेशों के मुताबिक इसमें संशोधन होता रहा, धाराएं और नियम बदलते रहे और नई धाराएं जोड़ी भी जाती रही। पॉक्सो अधिनियम जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, जो मनमोहन सरकार में आया, बहुत उल्लेखनीय है। आज भी उसकी प्रासंगिकता बहुत है और बच्चों से संबंधित अपराध में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता से कार्रवाई उसके कारण हुई और सजा भी मिली। उसके अलावा देखिए, जीरो में कायमी की जो व्यवस्था है वो पहले से भी रही है सुभाष जी। दूसरे थानों में भी अपराध दर्ज होते थे और जीरो में कायमी करने के बाद फाइल भेजी जाती थी। सिर्फ उसका नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एजेंसी उसको पहले भी इंप्लीमेंट करती थी या नहीं करती थी, यह सवाल था बस। लेकिन जीरो में कायमी तो लगातार होती थी। अगर किसी व्यक्ति का रायपुर स्टेशन में कोई सामान चोरी हो जाए तो जबलपुर में भी एफआईआर करा के, दूसरे राज्य में जीरो में कायमी करा के और यहाँ अपनी फाइल भेजी जाती थी। इस तरह की व्यवस्था पहले भी थी। कोई भी चीज नई नहीं है, अधिकतर चीजें वही हैं। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी, जो अभी आईटी सेक्टर आया और जिस तरह से अभी ये आया है कि आप रिकॉर्डिंग और वीडियोस को भी उसमें साक्ष्य के रूप में लेंगे, साक्ष्य अधिनियम में जो सुधार आया, इस तरह की कुछ नई चीजें भी आई हैं। लेकिन मेरा कहना यह है सुभाष जी कि जितनी नई चीजें आई हैं, इसके पहले भी आजादी के बाद जितने कानून में संशोधन हुए हैं, इससे भी ज्यादा संशोधन उस समय भी हुए हैं, इसके समानांतर संशोधन हुए हैं, जिसको आज हम लागू करके बैठे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हुआ है। निश्चित रूप से सिकंदर जी जैसा कह रहे थे कि अगर नाम से कुछ प्रभाव पड़ता है, हाँ, तो नाम बदले गए हैं, कुछ चीजें भी बदली गई हैं, लेकिन उतना बड़ा बदलाव नहीं है। मेरा ये मानना है कि अभी भी इस कानून में बहुत सी खामियां हैं और वो सतत प्रक्रिया है, सुधार होता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जिस तरह इस कानून को लागू किया, जितनी हड़बड़ी में और चुनाव को देखते हुए, मेरा ये मानना है कि वो सही तरीका नहीं था। और जिस तरह से 150 सांसदों के निलंबन के बाद इतना महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया, वो तो निश्चित ही निंदनीय है कि वो तरीका बहुत गलत था। अब रहा सवाल इसका कि ये कानून, देखिए, जितना प्रोपेगेंडा बीजेपी इसका बना रही है, उतना प्रोपेगेंडा के लायक कुछ नहीं है। अगर आप कानून विदों से बात करें, या मैं तो इस डिबेट में भी किरण जी को ये चुनौती दूंगा कि मुझे बता दें कि कौन सी चीजें बहुत ज्यादा नई आ गई हैं, तो मैं उसका विकल्प बता दूंगा कि पुराने कानून में भी व्यवस्था थी। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ चीजें जो विस्तार से परिभाषाएं एक सेक्शन 3 सेक्शंस में थी, उसको एक सेक्शन बना दिया गया, उस परिभाषा को सीमित कर दिया गया, इस तरह के सुधार किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है सुभाष जी कि इस तरह के सुधार लगातार आजादी के बाद सतत रूप से अंग्रेजों के कानून में होते रहे हैं, और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम उसी कानून को लेकर बढ़ते रहे। जब जैसा समाज को, देश को और यहाँ के नागरिकों को जरूरी लगा, वैसा कानून सरकारों ने भी बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय न्यायालयों ने समय समय पर इस दिशा में सरकारों को जी, तो सरकार को न्यायालय ने समय समय पर सूचित भी किया, मार्गदर्शन भी दिया, निर्देशित भी किया। और हम जानते हैं, मैंने कहा कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उस समाज में बहुत सारी चीज़ें भी तब्दील हो रही है। LGBTQR जो प्लस समुदाय है, उसके लिए भी बहुत सारे कानून हमने, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने बहुत सारी रूलिंग दी, वो बाद में कानून में तब्दील हुई। तो ये बात तय है कि कानून केवल अंग्रेजों द्वारा बने तो एज इट इज़ नहीं चल रहे थे। उसमें जिस तरह मैंने कहा कि संविधान में संशोधन हुए बहुत बार और उसको समय के अनुकूल किया गया, उसी तरह कानून में भी बहुत सारे संशोधन हुए और उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। आपने खास करके पॉक्सो एक्ट की बात की। हमने ये देखा कि निर्भया कांड जब हुआ हमारे देश में, उसके बाद भी जो स्त्रियों के साथ घटनाएं होती थी उसको भी बहुत संगीन अपराध में लिया गया, तो समाज में तब्दीली हुई।
किरण जी, जैसे ये बात हो रही है कि इस कानून में आपको जो सबसे अच्छी बात कौन सी लगी जो पुराने से हटकर है? देखिए, जो महिला और बच्चाओं को केंद्र में रखकर जिसके कानून में बदलाव किए गए हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि इतने सालों से सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने महिला, बच्चे या जानवरों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। ये पहली सरकार है जो महिलाओं और बच्चों को केंद्रित रखकर नए कानून और नए प्रावधान ला रही है, नीतिक और दूषित बयानबाजी है। नाबालिग भारतीय जनता पार्टी की भी पूर्व में सरकार रही है, इस तरह का बयान आपको एक ऑफिशियल एक पार्टी की प्रवक्ता है, एक लोकप्रिय चैनल पर आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जो सरकारें पहले भी थी, चाहे वो भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, दूसरे दलों की रही हो, सभी ने काम किया है कानून के संशोधन में। इस तरह का बयान बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है मेरे लिए कि आप इस तरह का बयान एक लोकप्रिय चैनल पर दे रहे हैं। उनके साथ न्याय हो रहा है, उनको सेंटर में रखकर लॉ बनाए गए हैं, तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य बात है। और एज अ वुमेन, एज अ महिला, मैं तो बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ केंद्र की मोदी सरकार को, जिन्होंने महिला और बच्चे और जानवरों को ध्यान में रखते हुए कानून की प्रक्रिया में बदलाव लाया है, प्रावधान में बदलाव लाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। और जिस प्रकार त्वरित निर्णय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की माध्यम की बात की है, और फास्ट ट्रायल कोर्ट तो हमारे में ऑलरेडी थे, लेकिन उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे लगता है इस पर भी और अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है महिला और बच्चों के लिए सेंटर में रख के जब ये प्रावधान है, नया कानून लाया गया है, तो बहुत स्वागत योग्य बात है। जी, तो ये कुछ बात अनिल आप कह रहे थे कि नहीं, ये इसके पहले भी चीज़ें थी, और ये जो आप बोल रही हैं ये पहले भी था। क्या बात आप पॉइंट आउट करना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता था कि इसके पहले भी बहुत से दलों की सरकार रही, अटल जी की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की। ये कह देना किरण जी का, इसके पहले की सरकारों ने महिलाओं को, बच्चों की उपेक्षा की। जब पॉक्सो जैसे कानून बने और उसके बाद इस तरह के बयान, देखिए, बहुत निंदनीय है। बहुत कहना चाहिए एक ऑफिशियल पार्टी की प्रवक्ता को एक लोकप्रिय चैनल पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सतत प्रक्रिया है कानून में सुधार, और लगातार सभी सरकारों ने संवेदनशीलता से किया। महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुलिस को आदेश दिया कि ललिता बनाम गुजरात शासन में पुलिस न्यायाधीश बनने की कोशिश न करे, आप न्यायालयों में मामला प्रस्तुत करें। तो ऐसा कहना माननीय न्यायालयों का भी अपमान है और पूर्ववर्ती सरकारों का भी अपमान है। महत्वपूर्ण बात सुभाष जी मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि एजेंसीज जब हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी, जब हमारे गुप्तचर एजेंसियां नहीं काम करेंगी, सिर्फ पॉलिटिकल काम करती रहेंगी, कलेक्टर एसपी के कार्यालय जलाए जाते रहेंगे, जब कलेक्टर का अपहरण हो जाएगा, जब लगातार दंगा फसाद, सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैला जाएगा, इसको किसी भी कानून से नहीं रोका जा सकता। इसको सरकार की इच्छा शक्ति से और एजेंसीज का सही उपयोग करके रोका जा सकता है। हर बात का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करती है, जिस तरह से द्वेष और नफरत की राजनीति करती है, उसको कोई भी कानून उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, भाईचारे और प्रेम से यहाँ सरकारें चलाई जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदले की राजनीति बंद की जाए, एजेंसीज पे पूरा नियंत्रण रखा जाए, केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन बंद किया जाए। ये इससे ज्यादा आवश्यक कार्य है, उससे ज्यादा स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। ठीक है अनिल जी, मैं सरताज के पास जाऊंगा, सिकंदर के पास, कि सिकंदर ये बताओ कि ऐसा नया क्या है, मतलब जो कानून है उसमें ऐसी नई चीज क्या है जो एकदम अपीलिंग है? कानून में नई चीज़ों में बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन जैसे साइबर क्राइम से जुड़े जो मामले थे, कई धाराओं को बिल्कुल अलग अलग करके रखा गया है। कई बार होता था कि जब मामला कोर्ट में जाता था तो एक धारा दूसरे धाराओं के काट देती थी। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने का जो काम किया गया है उसके अंदर एक नई बात है। और रह गई बात एजेंसी की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एजेंसी जब, सबसे बड़ी बात है कि एजेंसी दूसरे मामलों में जांच करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, सभी दलों के साथ ये समस्या है। लेकिन जब उनके नेताओं के खिलाफ काम करती है तो वो एजेंसी निष्पक्ष नहीं रह जाती है। एजेंसी को निष्पक्ष रहने दिया जाए, राजनीतिक रूप से एजेंसी को न घसीटा जाए किसी भी मामले में। और न्यायालय में तो बहस की बात है, वकील को तर्क देना है, जज साहब को एविडेंस चाहिए। तो इसमें नई बात एविडेंस की जो आई है, जो अब तक फोटोग्राफ से वीडियो को एविडेंस नहीं माना जाता था, केवल चंद लोग बयान देते थे और फिर कह नहीं ये तो हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया या हमको दबाव दिया गया। लेकिन अब जो विजुअल होगा
उसको कैसे कोई नकारेगा? वो तो जवाब दबाव चलिए, दे रहे हो। तो हमारे ये पास नई इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास भी बहुत बोलने के लिए था, पर चूंकि समय की सीमाएं हैं, इसीलिए हम ये डिबेट को यहीं विराम देते हैं। बाकी बात हम लोगों ने हमारे चैनल पे लगातार हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें क्या कुछ नया है, अगर ये आप जानना समझना चाहते हैं तो एक बार सुभाष की बात को जरूर सुनिएगा। नमस्कार।